हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत मार्क्स तो नहीं, इससे करीब करीब 4 मार्क्स का सवाल इससे आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम इसमें, जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है रिलेशंस, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है पहले उसको देख लीजिए। इसमें 3 टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा हम लोगों को। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक, है ना, और तीसरा है ट्रांजिटिव। तीनों के कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मतलब परसों ही आपका एग्ज़ाम है। तो हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन के थ्रू ही हम डिस्कशन करेंगे। और फंक्शंस में आपको पढ़ना है 1 और ऑन टू, ठीक है। और इसी में बाइजेक्टिव तो तभी होता है जब फंक्शन दोनों 1 ऑन टू दोनों जब होता है, तो बाइजेक्टिव इसी को कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों पता है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे आपको पहचानना है, कैसे आप लोग को देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ही हम करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर का सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए, तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा, हम उसको शुरू करते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि लेट, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए एज फॉलोज। ये एक रिलेशन यहाँ बना हुआ है, ठीक है। हमको इसका पता क्या करना है कि जैसे ये एक रिलेशन आपका जो है वो बना हुआ है पहले से, है ना, ये। अब इसमें कह रहा है कि देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी और कितना ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड कर दें, टू बी एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब देखिए, ये सवाल तो तभी बनेगा ना जब रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट कहता कि मान लीजिए कि एक सेट है, इसे कोई एग्जांपल से समझिए। इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि उस सेट में जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो उन सब का ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 1 1, 2 2, इस तरीके से। मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ आर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ आर, क्लियर है। अब इसके बाद मान लीजिए कि एक रिलेशन और हम बनाए, जैसे 1 1, 2 2, हम 1 2 बनाए, है ना। ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कहने का मतलब है कि इसका ऑर्डर्ड पेयर जो सेम जो आपको दिख रहा है वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा जो दिख जाए फिर ध्यान ही नहीं देना है। इसमें जितना भी एलिमेंट हो उसका कम से कम ऑर्डर्ड पेयर जो खुद से बना रहा है, ए बिलोंग्स टू आर जिसको हम कहते हैं, यानी ए रिलेटेड टू ए ओनली, है ना, खुद से, खुद के साथ, इट सेल्फ। तो अगर 1 2 3 होता तो हम क्या देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, 1 1 2 2 3 3। अब उसके बाद देखना ही नहीं है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक इसी में होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद का। आइडेंटिटी कार्ड आप लोग पहनते हैं, उस आईडी कार्ड में खुद का नाम, खुद के स्कूल का नाम, स्कूल का ही
जिस क्लास में पढ़ते हैं, रोल नंबर, सेक्शन, आपका खुद का एड्रेस, फ़ोन नंबर, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, जो भी हो वो आपका खुद का होता है ना। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव में बस यही अंतर आ जाता है कि इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली होगा, ओनली इटसेल्फ। इसमें होगा कि रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट ओनली नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, जैसे 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव में आएगा। बट आइडेंटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ए रिलेटेड टू ए ओनली, ठीक है। अगर मान लीजिए ए बी सी होता तो ए बी बी सी सी, ये होना कंपलसरी है, बाकी ए बी बी सी दो भी लिख दें वो रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा भी हो सकता है रिफ्लेक्सिव के केस में। अब देखिए इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो अगर हमको इसको रिफ्लेक्सिव बनाना होगा तो अब बताइए कि पहले से तो भाई ये दिया हुआ है ए बी सी, ए बी तो पहले से है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर चूँकि ए बी सी है तो ए बी बी सी सी तो होना ही चाहिए था, वो चीज़ इसमें नहीं है तो एक्स्ट्रा ऐड क्या करना पड़ेगा हमको, बी बी और सी सी। जैसे ही ये मिल गया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंप्लीट हो गया, ये 3 जब मिल गया तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, बाकी एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा हमने ये ऐड किया रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अब मान लीजिए हमको ट्रांजिटिव बनाना है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है। अब ज़रा देखिएगा ये तो पहले से है, क्लियर है। अब ट्रांजिटिव कहता क्या है, ट्रांजिटिव कहता है कि मान लीजिए कि ए बी ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको भी समझिएगा अच्छे से ज़रा, एक पार्ट है जहाँ पर कन्फ्यूज़न भी होता है। ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC belongs to R। मतलब कि A related to B and B related to C, then A related to C हमको ढूंढना है। मतलब AB मिला, BC मिला, तब AC ढूंढना है। ऐसा भी होता है कि A related to B मिला बट बी रिलेटेड टू सी नहीं है, देन ए रिलेटेड टू बी जो होगा वो ट्रांजिटिव में ही आएगा, क्लियर है। देखिए ए बी के बाद बी सी अगर मिल रहा है तब ए सी ढूंढना है, और जब बी सी नहीं है तो ए सी क्यों ढूंढेंगे, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि ए रिलेटेड टू बी मिला अब हम बी रिलेटेड टू सी ढूंढ रहे हैं, अरे नहीं है तो नहीं, अगर रहेगा बी और सी का रिलेशन तब ए सी ढूंढना है, नहीं है तो नहीं ढूंढना है, तो हो गया ट्रांजिटिव, वो इतना ही में ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए बी बी सी मिलेगा तब ए सी ढूंढिए, ए बी अब बी सी नहीं मिला तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यही ट्रांजिटिव हो जाता है। ये कन्फ्यूजिंग पार्ट है, बच्चा समझता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो बी सी ढूंढता है, बी सी नहीं मिलता है तो डिसाइड कर देता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। चलिए तो यहाँ ए बी है, अब बताइए ए है लास्ट में, ए यहाँ है, ठीक है। तो ए बी बी सी, तो ए सी, तो ए सी क्या ए बी आया, ए बी तो पहले से है। अब यहाँ आते हैं बी सी, अब सी पर तो कहीं एंटर नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ और देखना है कि हम तो इसको ऑलरेडी ये तो बना चुके हैं पहले से, है ना। तब देखिए ये रिफ्लेक्सिव बना चुके हैं, अब हमको इसमें ट्रांजिटिव भी बनाना है, क्योंकि जो सेम जो होता है ना वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक सब होगा, ठीक है। जब एक्स्ट्रा डिफरेंट जब आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब देखिए बी सी है तो लास्ट में सी है, देखिए बी सी, सी पर एंड हुआ और सी से शुरू हुआ तो बी सी, ये है बी सी, चलिए ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। ए बी, बी पर एंड हुआ तो बी से यहाँ पर शुरू हुआ तो बी बी, तो ए बी, ये भी ओके है। अब बी सी यहाँ पर भी, यहाँ ज़रा ध्यान देना है, जहाँ पर ये ए बी है तो बी से एंड होने वाला 2 है, एक बी सी है और एक बी बी है ना। तो ए बी बी सी, तो ए सी आना मिलना चाहिए, ए सी इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब हमको
AC भी ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए। AB BB तो AB तो ये खुद है। चलिए एक बार CC और C चेक कर लेते हैं। C पर एंड हुआ है, C पर शुरू होने वाला ये खुद ही है, तो चलिए हो गया। B पर एंड हुआ यहाँ पर, तो यहाँ लिखता है B, और B के लिए ज़रा चेक कर लेते हैं। B पर एंड हुआ है तो B से शुरू होने वाला तो खुद ही है, तो होगा ही। एक यहाँ भी है BC, तो क्या हो जाएगा BC, तो BC तो है ही। इसका मतलब है कि एक हमको ये भी ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए। इसका मतलब है कि ये 3 जो है एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन हम देंगे। चलिए यहाँ देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा ध्यान से। कह रहा है कि लेट f एंड g दो फंक्शन है R2R, मतलब ये डोमेन है और ये को डोमेन है। जहाँ कहीं भी इस तरीके से लिखा रहा आप समझ लीजिए ये डोमेन है, ये को डोमेन है। बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 2x + 1, g(x) इक्वल टू x² - 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड g सर्किल ऑफ f। अब ये g सर्कल ऑफ f का मतलब क्या हो गया, g ऑफ f ऑफ x, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि g ऑफ x कितना है भाई, तो x² - 2 है। इसका मीनिंग क्या होगा, जो x यहाँ है उसी का ना स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया कि x को रिप्लेस किस में कर दिया, fx में। मतलब इस x की जगह लिखा क्या, fx, तो इस x की जगह क्या लिख लेंगे, fx। अब पूरे पर स्क्वायर -2, देखिए यही तो किए हैं, सेटिंग करना है बस, है ना, उसकी जगह उसको ले आए। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, fx की वैल्यू कितना है, 2x + 1 है, इसका स्क्वायर कर लिए। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, 4x² + 1 + 4x - 2, तो आ जाएगा 4x² + 4x - 1। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल यहाँ देखिए। कह रहा है कि एक फंक्शन है जो R2R है, तो इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं को डोमेन। ठीक है ना। बी द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 2x - 3। fx कितना दिया हुआ है भाई, 2x - 3। हमसे पूछ क्या रहा है, f इन्वर्स। देखिए जब भी कभी इन्वर्स फंक्शन इस तरीके से पूछ ले तो आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा, ज़रा ध्यान देना है। लेट fx इक्वल टू लिखेंगे y, तो ये जो fx इक्वल टू y लिखते हैं जब हम लोगों को रेंज फाइंड करना रहता है ना किसी भी फंक्शन का, तभी सेम रूल ही अप्लाई करते हैं, मतलब वही रूल यहाँ भी लगाना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x - 3, तो y + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 3/2। ठीक है, ये फंक्शन किसका है, y का, यानी y इक्वल टू, अब आप बताइए इसको लिखेंगे क्या, कि अगर हमको इन्वर्स फंक्शन लिखना होगा, जैसे ये y है तो f यहाँ से हटेगा तो क्या मिल जाएगा, f इन्वर्स x। मतलब f इन्वर्स x इज नथिंग बट इस y को हम क्या करेंगे, x में रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y टू x। जैसे ही x को y के फॉर्म में लिखें, यानी जैसे ही x हमारा y के फॉर्म में, जैसे ये फंक्शन क्या है y fx के x के फॉर्म में है, हमको लिखना क्या है, x को y के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे ही x को y के फॉर्म में हम लिख लेंगे तो यही जो इक्वेशन निकल करके आएगा ना वो बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन। मतलब कुछ करना नहीं है, इस y की जगह x लिख देंगे, यानी जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ x लिख दीजिए, वो बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहे fx को y में कन्वर्ट कीजिए, और चूँकि इक्वेशन y x में लिखा है तो उसको x को y में बस लिख लीजिए वो, और फिर जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ x पुट कर देना है, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है ले इफ़ सेट ए में एलिमेंट है ABCD एंड द फंक्शन जो बना हुआ है ना, तो AB BD CA DC, ये हमको इन्वर्स इसका लिखना है। कुछ नहीं करेंगे,
इन्वर्स लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको पलट दीजिए बस। ये बी ए हो जाएगा, ये डी बी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा। ठीक है, बन गया, ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ आर टू आर इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स दिस, राइट एफ ऑफ एक्स। अब बताइए कि एफ एक्स तो ये लिखा हुआ है, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स है और यहाँ पर एक्स है। हम क्या कर लिए हैं, इस एक्स को रिप्लेस कर दिए एफ एक्स से, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ एक्स रखे, तो इस यहाँ पर भी एफ एक्स रखेंगे, यहाँ पर भी एफ एक्स रखेंगे +2। अब एफ एक्स की जगह क्या रखना है भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 का होल स्क्वायर, -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 बाकी आपका काम है, इसको ब्रेक कर लीजिए, होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर लेंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि इज जी जो है एक यहाँ पर रिलेशन बना हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये क्या है हमारा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है इसको आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। ये डोमेन है, ये रेंज हो गया हमारा। अब फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको देखिए। फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दो चीज़ें इसके लिए आपको याद रखना है, दो मूल मंत्र याद रखिए, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहला, सबसे पहला ये बात है कि मान लीजिए कि हम एक ऐसे बनाए है ना, दो हम ले लिए यहाँ पर, ठीक है, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन को फंक्शन बनाना है, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरीके से ले लिए। ठीक है, फंक्शन का पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का सारा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लीजिए कोई रिलेशन है जो ए से बी की तरफ है, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये क्या है हमारा डोमेन, ये क्या है हमारा कोडोमेन, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ, इस सेट का सारा एलिमेंट, है ना। तो एवरी एलिमेंट यानी सारा एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। तो पहला तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा कि सारा एलिमेंट यूज में आना चाहिए। दूसरा जो होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अभी तो चलिए डेफिनेशन है, बट हम आपको दूसरा टेक्निक बता। देखिए तीन ही टाइप का रिलेशन हम लोग को पढ़ना है। एक है 1-1, एक इमेज और एक प्री इमेज, है ना। इसका जो इमेज यहाँ बनेगा, है कि नहीं। फिर एक आएगा मेनी वन, यानी मोर देन इनपुट का एक सिंगल आउटपुट, एक इनपुट का एक ही आउटपुट, इधर वाला होता है इनपुट, ठीक है, ये है आउटपुट, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा 1 to many, मतलब ये इनपुट और ये आउटपुट। अब आप बताइए हमको कि इनपुट आउटपुट वर्ड जो है वो सिर्फ फंक्शन के लिए यूज करेंगे। रिलेशन में क्या होगा कि जिसके लास्ट में 1 आता है ना, जिसके लास्ट में 1 वर्ड यूज हो रहा है, चाहे 1-1 हो या मेनी 1 हो, ये दोनों जो है तीनों रिलेशन है, रिलेशन तीनों है। बट ये दोनों जो है सिर्फ रिलेशन फंक्शन दोनों को, मतलब ये जो रिलेशन है ये दोनों, इसको फंक्शन भी कहेंगे क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 1, यानी ओनली सिंगल आउटपुट।
अब इनपुट चाहे एक से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, अगर उसका आउटपुट सिंगल है या एक ही इनपुट का एक ही आउटपुट है, मतलब लास्ट में 1 अगर यूज़ कर रहे हैं हम, इसका मतलब वो फंक्शन है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यानी पहला जो इसका जो क्राइटेरिया है वो ये क्रॉस करना चाहिए भाई कि एवरी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स है सेट ए का, वो इन्वॉल्व होना चाहिए, यूज में आना चाहिए। दूसरा है कि हमको आउटपुट जो होगा आउटपुट के रूप में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम ऐसे कहें कि ये हम आपके सामने खड़े हैं और ये मेरा फेस है आपके सामने, तो हम करें दोनों हाथ ऐसे उठाएं और दोनों हाथ का बायां, ये दाहिना और ये बायां, दोनों में से ऐसे 2 उंगली ऐसे निकाल लिए। ठीक है। अब देखिए हम ऐसे किए हुए हैं इस तरीके से। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रा देखिए, दायां मतलब राइट और लेफ़्ट। राइट मतलब सही, मतलब लेना है, सही है। लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं लेना है। क्लियर है। तो ये मेरा राइट है। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 2 उंगली यहाँ आके मैच कर रहा है, यानी मेनी 1 हो गया। ये फंक्शन कहलाएगा राइट, मतलब सही है, तो ये फंक्शन कहलाएगा मेनी 1। अब इसको ज़रा देखिए, ये क्या है 1 2 मेनी लेफ़्ट, मैंने लीव कर देना है, छोड़ देना है, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है। ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अपने खुद में ही एग्जाम्पल हमारा है कि मान लीजिए कि ये कोई आदमी है, ये इसका दोनों हाथ इधर इधर हम कर दिए इस तरीके से, और ये एक इस तरीके से ऐसे इसका उंगली बाहर निकाल लिए। ठीक है। ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया बताइए, मेनी मेनी, यहाँ पर आके मिल रहा है तो 1, तो फंक्शन कहलाएगा। राइट मतलब करेक्ट, लेफ्ट का मतलब छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए, नहीं लेना है। तो ये क्या है मेरा इनपुट 1, और ये क्या हो गया मेनी, मतलब नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये आदमी है। ठीक है। ये आदमी है, ये इसका हाथ हो गया। क्लियर है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, यानी प्रॉब्लम। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अब ये बताना है कि ये जो रिलेशन बना हुआ फंक्शन है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे बना लीजिए, ये ज़्यादा इजी रहेगा, देखने में ज़्यादा आसान लगता है। सबका जो फर्स्ट नंबर पर जो लिखा है वो डोमेन है, तो 1 2 3 4 ले लिए। सेकंड में जो लिखा है 1 3 5 7 ले लिया। मिलाइए इसको 1 1 के साथ, 2 3 के साथ, 3 5 के साथ और 4 7 के साथ। तो हम देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है सब इन्वॉल्व हो गया, तो पहला क्राइटेरिया पार कर गया। दूसरा क्या मिल रहा है, हर एक का एक ही आउटपुट है, हर एक इनपुट का सिंगल आउटपुट है, माने 1-1 रिलेशन है ये। और जो 1-1 रिलेशन होगा वो फंक्शन कहलाएगा, मतलब कि ये फंक्शन है। ठीक है। तो अगर ये फंक्शन है, इफ़ g इज़ डिस्क्राइब्ड बाई g ऑफ x, अगर फंक्शन है तो हाँ फंक्शन है, यस। अगर है तो फिर आगे बढ़िए। इफ़ g इज़ डिस्क्राइब्ड बाई g ऑफ x कितना दिया हुआ है हमारा, g ऑफ x कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा x प्लस बीटा। ये एक यहाँ पर हमको एक इक्वेशन लिख करके दे दिया, कुछ करना नहीं है। x मतलब इनपुट, तो जैसे ही x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा। ये क्या होता है, आउटपुट रेंज माने आउटपुट। 1 का इनपुट क्या है, 1 आया, यानी g बराबर 1 है। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। दूसरा इक्वेशन देखिए भाई, x की जगह 2 पुट किए तो g 3 के बराबर, यानी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आएगा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -2, तो अल्फ़ा इक्वल टू आएगा कितना, 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अल्फ़ा 2 आया। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो 1 लिखे हैं, तो यहाँ 2 प्लस बीटा अगर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बीटा 1 - 2 -1।
ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ़ द मैपिंग्स एफ एंड जी आर गिवन बाई, एफ दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1, यानी एफ का जो इनपुट आउटपुट है 1 2 3 5 4 1, जी का है 2 3 5 1 1 3। तो हमसे पूछ रहा है एफ सर्किल ऑफ जी लिखना है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिएगा ज़रा। एफ सर्किल ऑफ जी का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप बताइए कि एफ ऑफ जी के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, ये 2, तो यहाँ 2 पुट कर लिए, ठीक है। जी ऑफ 2 की वैल्यू है कितना, 3 है। जी ऑफ 2 का आउटपुट क्या है, 3 है, तो एफ ऑफ 3 आया फाइनली। अब एफ ऑफ 3 आया तो 3 अब ये देखना है, यहाँ एफ के लिए इनपुट ये है, तो इसका आउटपुट क्या है 5, क्लियर है। यानी हमारा आंसर क्या आया, यहाँ से एक रिलेशन क्या बना, एफ सर्किल ऑफ जी का 2 5 बना, है ना, ये 2 5, क्लियर है। क्योंकि एक्स यहाँ से पहले चले हैं ना, अब फाइनल आउटपुट यहाँ मिला है, इनिशियल इनपुट ये है, अब फाइनल आउटपुट ये है, तो वही यहाँ पर हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एफ ऑफ, फिर से लिखते हैं जी ऑफ एक्स। चलिए एक्स अब क्या लिखना है 5। अब आप बताइए जी ऑफ 5 है कितने के बराबर, 1 के बराबर। एफ ऑफ 1 माने x1 अब यहाँ देखना है, तो ये है 2 के बराबर, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 है 2 के इक्वल, मतलब ये हो गया 5 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब x कितना है 1, तो g ऑफ 1 कितना है 3, देखिए, यानी ये 3 अब यहाँ देखना है, तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा 5, तो बन जाएगा 1,5, क्लियर है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो एफ सर्किल ऑफ जी जो बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 5 5 2 1 5, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि एक एक्स है, सेट है 1 2 3 एलिमेंट है, वाई में 4 5 है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई आर फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई और नॉट, ठीक है। चलिए तो एक यहाँ पर ना एक मान लीजिए कि रिलेशन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि जो रिलेशन बना हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है। चलिए फर्स्ट वाला बनाते हैं एफ़ के लिए। तो हम बना लीजिए इस तरह से, कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग जब इस्तेमाल करेंगे ना तो ज़्यादा आसान होगा। अब चूँकि यहाँ पर एफ़ लिखा हुआ है तो एफ़ के लिए हमको बनाना है, ठीक है। यहाँ 1 1 2 और 3, यहाँ क्या है 4 और 5 ही है बस, है ना। लास्ट में 4 और 5 रेंज हो गया हमारा। चलिए 1 4 और 1 5, 2 4 और 3 5, यही है, ऐसे ही बना हुआ है। अब देखिए तो ज़रा दो को जहाँ मैच किया वहाँ देखिए, ये क्या हो गया मैनी 1, ठीक है, मैनी 1। यहाँ देखेंगे दो बार है तो मैनी 1 1 1 1 के लिए देख रहे हैं, तो 1 के लिए अगर देखेंगे तो 1 के लिए 4 भी है और 1 के लिए 5 भी है ना। तो मैनी 1 भी दिख रहा है और 1 to मैनी भी दिख रहा है। 1 के लिए 4 भी है, 1 के लिए 5 भी है। मैनी 1 दिखा तो फंक्शन लगा, बट ये डिस्टर्ब कर दिया ना, 1 to मैनी हो गया। क्लियर है कि यहाँ इनपुट सेम है बट आउटपुट डिफरेंट हो गया। क्लियर, यहाँ से देख के भी बता सकते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग इस्तेमाल करेंगे क्लियर कट दिखेगा। 1 to मैनी यानी सिंगल इनपुट का 2 आउटपुट, तो जब लास्ट में वर्ड मैनी यूज हो गया, इधर मैनी लग गया, 1 to मैनी,
इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए इससे फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना आसान होगा इस सवाल से। चलिए इसमें आ जाते हैं। जी है, क्या है भाई, 1 2 3, इधर खाली 4 ही है लास्ट। अब देखिए 1 4 2 4 3 4 क्या हो गया, मैनी टू 1, ये क्या है, मैनी टू 1, तो ये फंक्शन कहलाएगा, यानी जी जो है वो फंक्शन है। समझ आया। चलिए इसमें आ जाते हैं, एच वाले में। क्या है भाई एच वाले में, तो 1 2 3 है, तो यहाँ लिखिए 1 2 3, फिर लास्ट में क्या 4 और 5 ओनली, 4 एंड 5, यही दो नंबर यूज किया है रेंज में। तो 1 4 1 4, 2 5 2 5, 3 5 3 5। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये तो देख रहा मैनी 1, मैनी 1, तो ये भी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, लास्ट में 1 आना चाहिए, अगर मैनी आ गया तो नहीं होगा। इतना क्लियर सीधा साधा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। देखिए अगर इनपुट सेम हो आउटपुट डिफरेंट हो जाए तो कभी भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ आउटपुट सेम है बट इनपुट डिफरेंट है, यानी मैनी 1 है, आउटपुट सेम का मतलब 1, तो वो फंक्शन कहलाएगा। यहाँ से देख के भी बता सकते हैं, क्लियर है। लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि स्टूडेंट को भाई पढ़ाना है तो क्लैरिटी तो ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 4 5। अब देखिए यहाँ पर इनपुट भी डिफरेंट आउटपुट भी डिफरेंट, मतलब 1 1 हो गया ना, 1 4 के लिए 2 5 के लिए, तो ये 1 1 है। पहले लिखिए कि रिलेशन कौन सा है, अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो ये जो k है वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी इसमें से फर्स्ट वाले को अगर छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो ये तीनों हमारा जो है वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द आइदर रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको देखिए ज़रा ध्यान से कैसे इसको सोल्व करना है। फंक्शन R2R बोल रहा है, यानी डोमेन भी रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर, विद द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स हमारा दिया हुआ है 1/2 माइनस cos x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन फाइंड द रेंज ऑफ f। f का रेंज पूछा है, रेंज मतलब क्या पूछ रहा है, वो y पूछ रहा है ना। तो हम करते क्या है, रेंज मान निकालने के लिए क्या करते हैं, f(x) को y मान लिए। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको, y = 1/2 माइनस cos x। अब चूँकि रेंज निकालना है हम लोगों को, तो हम करेंगे क्या भाई, हम सिंपल x को y में लिखने का प्रयास करेंगे। तो 2 माइनस cos x जब यहाँ आएगा तो ये 1/y हो जाएगा, ये इधर आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो cos x = क्या मिला, 2 माइनस 1/y होगा, 2 माइनस cos x, ये cos उधर चला गया प्लस हो गया, ये इस तरफ आया। अब देखिए चूँकि हमको y निकालना है, तब आप बताइए कि cos x का रेंज क्या होता है। cos x लाइज बिटवीन 1 - 1 to 1, ये तो हम जानते ही हैं। तो cos x आया किसके इक्वल, 2 माइनस 1/y, ये भी होगा -1 to 1, है ना। अब हमको y निकालना है तो करेंगे क्या, पहले तो ये 2 को हटाइए, 2 हटाने के लिए सभी में 2 का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तभी ना हटेगा। तो -1 2 हटा दिए, यहाँ से भी 2 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ से भी 2 सब्ट्रैक्ट किए, तो -3 ये कैंसिल हो गया, -1/y -1। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, माइनस का करेंगे मल्टीप्लाई, चूँकि हमको y चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, y चाहिए। माइनस का जैसे ही नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। उसको ऐसे समझिएगा, हम कह रहे हैं 2 बड़ा है 1 से, और जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई किया -1 बड़ा हो गया। यानी जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी है ना
वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये इसका अपना अपना मुंह घुमा लेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमको y चाहिए, न कि हमको 1/y चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल का केस आ गया। ज़रा देखिए हम कह रहे हैं कि 1 अभी अभी बोले 2 बड़ा है 1 से, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर दिए, अब बड़ा कौन हो गया 1। यानी जब रेसिप्रोकल भी करते हैं ना तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे रेसिप्रोकल किए ये 1/3 हो गया, फिर इनइक्वालिटी चेंज हो गया। 1/y का रेसिप्रोकल y हो गया, फिर ये मुंह चेंज कर लिया, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। यानी y जो रेंज आया वो 1/3 से 1 आया। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम रेंज लिख सकते हैं। रेंज मतलब y निकल गया, रेंज आ गया हमारा 1,3 to 1। चलिए इस सवाल को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लेट R be the relation defined on the set of natural number n as follows। ठीक है, नेचुरल नंबर जो भी रिलेशन बनाए हैं वो उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, रिलेशन क्या दिया हुआ है भाई, x y के बीच में जो रिलेशन है वो है ये, है ना। x y को इस रिलेशन से कनेक्ट किए हुए हैं, x भी नेचुरल नंबर y भी नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो ये रिलेशन हमारा है, यहाँ x और y नेचुरल नंबर क्या पुट करें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि y इक्वल टू यहाँ से लिख लीजिए 41 - 2x। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल टू लिख लेते हैं। ऐसे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। या x इक्वल टू मान लीजिए हम ऐसे, मान लीजिए हमको रिलेशन लिखना है तो देखिए कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। हम x की जगह 1 रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो मिलेगा कि 41 - 2 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 37 आएगा, यानी 2,37। ठीक है, 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, x की जगह 3 पुट किया तो 6 आया। 41 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 35। तो आप देख रहे हैं कि x जो है 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये क्या है 39, फिर 37, फिर 35, दो का डिफरेंस हो रहा है, माने ऑड नंबर। यानी ये कहाँ तक जाएगा, अगर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। 20 दूनी 40, 40 41 में से 40 चला गया, यानी 20 तक जाएगा तो आएगा 1। 20 के बाद जैसे ही 21 रखेंगे तो ये आ जाएगा 42, ये आएगा -1, जो कि y है नेचुरल नंबर, तो -1 तो होगा नहीं, यानी यही हमारा बना रिलेशन। ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को निकल करके आया, ये x y के बीच का ऑर्डर्ड पेयर आया विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, अब कह रहा है डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, इसका पहले सेट का जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, डैट इज डोमेन। ये कहाँ तक जाएगा, 20 तक। रेंज लिखना है भाई, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो दूसरे नंबर पर आया, माने मान लीजिए मिनिमम 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, ये जो भी आ रहा है वो सिर्फ ऑड नंबर आया अप टू 39 तक, 1 3 5 7 इस तरीके। देखिए ना, ऑड नंबर है 39 37 35 33 31 29 इस तरीके से 1 तक गया है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बताइए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि जितना भी जो ऑर्डर्ड पेयर बना सेम सेम होना चाहिए। अब बताइए क्या ये सेम सेम है, क्या इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब इस यहाँ पर ए, यहाँ जो ए है वो नॉट रिलेटेड टू ए है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा है। सेम सेम होना चाहिए था ना, क्लियर है। ये जितना भी नेचुरल नंबर है जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो सब इक्वल आना चाहिए था, 1 1 1 1 इस तरीके, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, या जो भी नंबर रहता वो इक्वल आना चाहिए था, सेम सेम। चलिए अब सिमेट्रिक है,
सिमेट्रिक तो अभी तक हम डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन ट्रांजिटिव डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्रिक कहता है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी विच इम्प्लाइज डैट बी रिलेटेड टू ए। देखिए ये गिवन होगा, ये हमको पता करना है कि ए बी का बी ए है कि नहीं, 1 2 का 2 1 है कि नहीं, 2 3 का 3 2 है कि नहीं। अगर उसका अपोजिट भी प्रेजेंट है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट अगर प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ज़रा 139 है, लेकिन 39 1 नहीं है, क्योंकि ये लास्ट 21 तक हो गया। इसका मतलब है कि इसका जब उल्टा करेंगे तो वो चीज़ वो रिलेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है, क्योंकि आप उल्टा करके चेक कर सकते हैं। 139 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 39 1 करने का मतलब हो गया कि x की जगह 39 रखना है तो y 1 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी a रिलेटेड टू b है बट b रिलेटेड टू a नहीं है। इसका मतलब ये नॉट हो गया, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर, ज़रा ध्यान से देखिए। ट्रांजिटिव के बारे में हम क्या बताए हैं कि ए बी इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, अगर ये दोनों है यानी ए बी बी पर एंड हुआ, अब बी से ही शुरू हुआ, तब हमको विच इम्प्लाइज डैट, तब हमको ए ढूंढना है, ए सी ढूंढना है। लेकिन अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी नहीं है तो ए रिलेटेड टू सी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर है, ये ट्रांजिटिव कब कहलाएगा भैया, जब ए बी बी सी मिला तब ए सी ढूंढना है। अरे जब ए बी है बी सी है ही नहीं तो ढूंढेंगे क्यों, यही ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है, चलिए इसका मतलब 139 है तो 39 से तो शुरू हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब 1 के बाद हमको ये ए बी है बट बी सी नहीं है, ए बी है बी सी नहीं है, ए बी है बी सी नहीं है। यानी जहाँ पर भी ये एंड हो रहा है वहाँ पर कोई दूसरा नंबर हमको मिल रहा है। बताइए 139 237 335। अब इसके पहले जब हम आएंगे तो यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा 1 2 3 4, अच्छा ये 20 ये 19 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा 35 है, 1 तो 1 से पहले क्या 3 आ जाएगा। चेक कर लीजिए यहाँ पर चेक कर लेंगे। 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 19 पुट, x की जगह 19 पुट, 9 दूनी 38, 41 में से 38 चला गया 3, यानी इधर से ऑड 1 3 5 7 ऐसे होते 39 तक, इधर से 1 2 3 होते होते 20 तक चला गया। फिर इसके पहले 18, इसके पहले का लिखना होगा तो 18 और 5 लिखेंगे। ठीक है ना, यानी आप देखिए कि ए बी तो है लेकिन क्या उसका बी सी है, बी सी है, यानी 39 से शुरू हो रहा है, कहीं नहीं ऐसा है। 237 235 ऐसा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यह ट्रांजिटिव कहलाएगा क्योंकि ए बी है लेकिन उसका बी सी नहीं है, और जब बी सी नहीं है तो ए सी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि सेट ए जो है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी जो है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ए टू बी, मतलब ये हमारा डोमेन है, ये हमारा को डोमेन है। ठीक है, बी डिफाइंड बाय एक फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए ये जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है x-2 x-3, अब देखिए नीचे है ना x-3, तो x3 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन होगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ए के बारे में डोमेन में कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और ये हमारा कोडोमेन है। हमसे कह रहा है कि बाइजेक्टिव शो करके दिखाइए। देखिए बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि जो फंक्शन होगा ना वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव कहलाएगा।
अब 1 1 क्या है भाई, तो कॉन्सेप्ट पहले देखिए 1 1 कैसे चेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। चेक 1 1 चेक करने का तरीका क्या है, ज़रा देखिए कि इफ़ f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, माने अगर आउटपुट इक्वल हो जाए, आउटपुट इक्वल हो जाए, हम क्या बोल रहे हैं, अगर आउटपुट इक्वल हो जाए तो x1 इक्वल टू x2, इनपुट भी इक्वल होना पड़ेगा। देखिए अब ऐसे समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग हम ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। और हम क्या करें, f ऑफ x1 f ऑफ x2, मतलब ये दोनों किसी वैल्यू के बराबर है। मान लीजिए वो k के बराबर है, तो यहाँ हम k लिख लिए क्योंकि आउटपुट है, ये फंक्शन f हो गया। तो इनपुट x1 रखें तब भी k आया, x2 रखें तब भी k आया। क्लियर है। तो मेनी वन फंक्शन तो है, फंक्शन तो है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर इस फंक्शन में x की जगह x1 पुट के तब भी k ही आउटपुट आया, और x की जगह x2 पुट के तब भी k ही आउटपुट आया, तो अगर ये डिफरेंट हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब फंक्शन हो जाएगा मेनी वन, ठीक है। यानी अगर इफ़ f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है और x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, तो बन गया मेनी वन, माने ये डिफरेंट है, तो मेनी वन कहलाएगा। हमको बनाना क्या है भैया, 1 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको इक्वल होना पड़ेगा। जब तक ये इक्वल नहीं होगा, अगर ये इक्वल होगा तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा, सेम ही वैल्यू रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेम वैल्यू अगर इनपुट में लिखता भी है तो हम मैपिंग में उसको एक ही बार लिखते हैं, ना कि उसको बार बार लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब x1 x2 ओवरलैप करेगा तो ये सिंगल इनपुट कहलाएगा, सिंगल। यानी यहाँ या तो x1 लिखें या सिर्फ x2 लिखें, तो अब क्या होगा, 1 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि 1 1 होने के लिए अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो इनपुट भी सेम आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो मेनी वन हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, लाइट चला गया। चलिए देखेंगे अब आगे क्या है, नेक्स्ट देखेंगे। तब इसको चेक कैसे करना है, तो हम करेंगे क्या 1 1 के लिए कि f ऑफ x1 इफ़ f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है, मतलब कि जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ x1 लिखेंगे LHS में, और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब क्या करना है भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 अब हमको लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 3x1 2x2 प्लस 6 बराबर x1 x2 3x2 2x1 प्लस 6, ठीक है। अब देख रहे हैं ये भाई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लिए, ये भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लिए। अब जो बच गया यानी माइनस 3x1 और प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2, तो माइनस x1 बराबर माइनस x2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो x1 बराबर आया x2। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो 1 1 कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है, यानी फंक्शन 1 1 है। अब हमको ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है पहले उसको समझिए। देखिए ऑन टू चेक करना मतलब आप रेंज पता कर रहे हैं, है ना।
ऑन टू किसको बोलते हैं? जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए उसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए वो ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, चेक ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया है उसको लिख लीजिए, x -2 x -3। अब क्या करते हैं, लेट f(x) = y, ठीक है, यानी f(x) की जगह y लिख लिए, x -2 x -3। अब करना क्या है कि जो y है वो x के फॉर्म में लिखा है, हमको x को y के फॉर्म में लिखना है। तो करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, यानी xy -3y = x -2। हमको x को y के फॉर्म में लिखना है ना। तो x वाले एक जगह कर लीजिए, x को y के फॉर्म में जब लिखना होगा तो x को तो एक जगह लाना ही पड़ेगा ना, तभी ना x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो y -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, 3y -2 डिवाइडेड बाई y, ये x y के फॉर्म में आया, क्लियर है। अब हमको मान लीजिए कोई कहता कि इसका डोमेन फाइंड करिए, तो क्या करते हैं, चूँकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चूँकि ये पॉलिनोमियल है तो ऑल रियल नंबर, ये भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी 1 को छोड़कर y की वैल्यू 1 को, x क्या चाहिए हमको, x क्या चाहिए, x वो वैल्यू चाहिए, ऑल रियल नंबर चाहिए, 3 नहीं चाहिए, है कि नहीं, x सब चाहिए, 3 नहीं चाहिए। y क्या चाहिए भाई, ये तो कोडोमेन है, अभी इसका चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये कोडोमेन है, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, बट रेंज भी जो आ रहा है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ जो y आएगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 जब आएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। यहाँ x3 पर भी अनडिफाइन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये रेंज है हमारा, और ये कोडोमेन भी देखिए वही चीज़ है, यानी रेंज और कोडोमेन जो है वो क्या है, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आया। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू भी है, और 1 1 तो चेक कर ही चुके हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है अंडर दिस रूल, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, कोई दिक्कत होता है कमेंट कर दीजिए बस। चलिए इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल से कॉन्सेप्ट और हमारा मजबूत होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट a -1 to 1, एक सेट a दे दिया है -1 to 1, देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस, ये जो फंक्शन सब दिया हुआ है डिफाइंड ऑन a पर डिफाइंड है, मतलब कि उसका डोमेन भी -1 to 1 है और रेंज भी -1 to 1 है, ठीक है ना, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, ठीक है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको मान लीजिए कि अगर हम 1 1 मान लीजिए चेक करना है, ठीक है, तो 1 1 के लिए तो यहाँ पर आपका 1 1 हो जाएगा। कैसे भाई, देखिएगा ज़रा, देखेंगे यहाँ पर f ऑफ लेट इफ़ 1 1 अगर हमको चेक करना है कि इफ़ f ऑफ x1 = f ऑफ x2, देन x1 बराबर x2 आना चाहिए, ठीक है। ये कोई स्पेशल फंक्शन तो है नहीं, स्पेशल फंक्शन देखिए यहाँ पर है, मॉड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। देखिए ज़रा, यानी x1/2 बराबर x2/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया तो आ गया x1 बराबर x2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 कहलाएगा, ठीक है ना, ये इक्वल हो गया। अब अगर हमको ऑन टू अगर चेक करना है तो f(x) की जगह हम क्या रख देते हैं, y,
और y किसके इक्वल x/2 को, तो हम क्या कहते हैं, x को लिखिए y के फॉर्म में। ठीक है, अब चूंकि जो x है वो 1 और -1 के बीच में है, तो y भी -1 1 के बीच में आना चाहिए, है ना, क्योंकि यही डोमेन है और यही को डोमेन है। ठीक है, तो x की जगह हम पुट क्या किए 2y, तो y क्या आ जाएगा -1/2। देखिए ये आएगा, ये आया रेंज आ रहा है -1/2 से 1/2, क्योंकि x है -1 to 1। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखना है, इसी सेट A पर दोनों डिफाइंड हैं, मतलब यही डोमेन है और यही को डोमेन है। डोमेन भी इसी इसके बीच में लाई कर रहा है और को डोमेन भी इसी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ जो x है -1 to 1, तो x इक्वल टू है कितना 2y, बट y क्या निकला, y निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे ना, हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो y जो मिला वो -1 से हाफ मिला, मतलब रेंज आया है ये और को डोमेन है ये। इसका मतलब है कि ये 1 1 तो होगा बट नॉट ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर mod x फंक्शन है, mod x देखिए ग्राफ बना करके भी सॉल्यूशन दिया जा सकता है, ग्राफ नहीं भी बनाते हैं तभी देखिए mod x का मतलब क्या होता है। अब हम बोलें कि इसका मिनिमम इनपुट है -1 हम रखें तो 1 आएगा, और 1 भी रखेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब इसका क्या मतलब है भाई कि ये हो गया मेनी डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट, तो मेनी 1 है ये, नहीं है -1 पर भी 1 है और 1 पर भी 1, तो मेनी 1। अब मेनी 1 का मतलब क्या हो गया कि जो मेनी 1 अगर है तो 1 1 तो होने से रहा भाई, नॉट 1 1, है ना, नॉट 1 1। ऑन टू क्या है भाई, ऑन टू का मतलब क्या होता है, डोमेन रेंज बराबर होना चाहिए, को डोमेन और रेंज, बट रेंज जो होगा मतलब मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है। अब बताइए मॉड का मतलब क्या, फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। अब x जो है हमारा -1 से 1 के बीच में है, और जैसे ही यहाँ मॉड लगेगा तो चूँकि ये पॉजिटिव है तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस पर फर्क पड़ेगा क्योंकि mod x लिखने का मतलब है कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मिनिमम हो जाएगा 0। अभी निगेटिव पार्ट हट जाएगा, mod x का मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, यानी रेंज जो आया वो 0 से 1 आया। इसको ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं। mod x का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, mod x का ग्राफ ये है, ये है mod x का ग्राफ। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, मिनिमम है 0, मैक्सिमम का पता नहीं, लेकिन चूंकि इसके इनपुट को भी -1 to 1, जैसे यहाँ -1 है और ये 1 x है ना, -1 से 1 तो 1 पर भी 1 देगा और -1 पर भी 1 ही देगा, मतलब इसका जो रेंज है वो 0 से 1 है, ये 1 का लाइन है, ठीक है ना, y = 1। इसका मतलब और को डोमेन है कहाँ से, -1 to 1, और रेंज क्या है 0 to 1। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि रेंज और को डोमेन बराबर नहीं है। क्लियर है, ऑन टू नहीं होगा क्योंकि मेनी 1 है, 1 पर भी 1 ही दे रहा है, -1 पर भी 1 ही दे रहा है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। चलिए इसमें आते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये x mod x लिखा हुआ है, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि मॉड को ब्रेक करते कैसे हैं, x <0 में -x और greater 0 में +x होता है कि नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर x mod x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, x <0 और greater 0 में ब्रेक कैसे होगा भाई, तब ज़रा देखिए, <0 में mod x की जगह क्या लिखेंगे -x, तो दे देगा -x², और greater 0 में x की जगह क्या लिखेगा, सिंपल x, तो बन जाएगा x²। अब बताइए यहाँ पर अगर इसका हम ग्राफ बनाएं x और y, अब ये जो ग्राफ है वो पैराबोला है -x², यानी एक है y = -x² और एक है y = x², ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा,
कि पैराबोला ग्राफ क्या कहते हैं कि जिसका डिग्री 1 हो कर्व उसकी तरफ मोड़ देना है, जिसका डिग्री 1 हो कर्व उसकी तरफ मोड़ देना है। y का 1 है तो y की तरफ मोड़े। बट ये कंडीशन लगा कब? ग्रेटर देन 0। मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 1 तक। ये मैक्सिमम कहाँ तक गया है? -1 तक। तो 0 से आगे ना ग्राफ तो ऐसे बनेगा टोटल पूरा y = x² का। बट x² ये डिफाइन कहाँ से है? 0 से बड़ा रहेगा था, मतलब यहाँ से ऐसे ये, यानी x = 1 जब रखेंगे तो ये 1 देगा। क्लियर है? x = 1 पुट करिए, 1 देगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है, -x² कब डिफाइन है? लेस देन 0 पर, यानी 0 से पहले। चूँकि माइनस लगा है, मुड़ना y की तरफ ही है तो नीचे जाएगा ये, यानी कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे मुड़ेगा ये नीचे की तरफ, ऐसे आएगा ये। इसे पैराबोला ऐसे आता है ना, इसी का मिरर इमेज नीचे बनता है। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, यानी जब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब माइनस पहले से लगा है तो -1 देगा। तो इसका रेंज जो है वो -1 to 1 आया। कोडोमेन भी -1 से 1 है। इसका मतलब है कि जब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है ना। और हम देख रहे हैं कि 1 फंक्शन भी दे रहा है कि हर x की डिफरेंट वैल्यू पर y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब है कि ये 1 भी होगा, 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। और जब दोनों होगा तो बाइजेक्टिव तो खैर होगा ही होगा। क्लियर है? बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये x का स्क्वायर है, सिंपल ग्राफ बनाइए। x² माने क्या? पैराबोला। पैराबोला माने y = x²। y का डिग्री 1 है तो y की तरफ मोड़ दिए, ऐसे बन गया। x मिनिमम क्या है? -1। अब मैक्सिमम क्या है? 1। -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर भी 1 ही देगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही देगा। तो ये जो हो गया मॉड x की तरह ही बिल्कुल। 0 से लेके 1 तक ये रेंज है। बट कोडोमेन क्या है भाई हमारा? -1 to 1। 1 भी नहीं होगा क्योंकि -1 पर भी 1 है, 1 पर भी 1 है, तन्ना तो ये 1 है, नॉट 1, नॉट ऑन 2, है ना। नाइदर 1 नॉर ऑन 2। क्लियर है? यानी सिर्फ एक ही फंक्शन है थर्ड नंबर जो 1 भी है और ऑन 2 भी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में न जाने कितनी बार इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा सवाल है। लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर के 9 तक, एंड आर बी द रिलेशन इन दिस। अब A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया भाई? ठीक है, तो A क्रॉस A का मीनिंग क्या हो गया कि A को A से ही कनेक्ट कर रहा है ना। डिफाइंड बाई AB रिलेटेड टू CD। क्लियर है? इफ़ A + D, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि AB रिलेटेड टू CD, ये तभी कंडीशन इसमें इसके बीच के रिलेशन को तभी हम वेरीफाई करेंगे जब ये चीज़ इसके बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। फॉर ABCD जो भी होगा वो इसी ऑर्डर पेयर, जो A क्रॉस A मिलकर के जो ऑर्डर पेयर बनाएगा वो इसी में से आएगा। यानी AB इसी में से लेना है, CD इसी में से लेना है। ठीक है। प्रूव डैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, यही सिमेट्रिक भी होगा और यही ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों मिलना चाहिए।
तब हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंट क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस क्लास 2-5। चलिए इसकी चर्चा जो बाद में करेंगे, पहले ऊपर देख लेते हैं। चलिए अब इसको सोल्व कैसे करना है, पहले इसको ध्यान से देखिए। ABCD, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है। मान लीजिए हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है A रिलेटेड टू A। अब आप बताइए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो R के लेफ्ट साइड है, जो R के राइट साइड है, वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी ना कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर R के इधर क्या है AB, तो इधर भी क्या होना चाहिए AB, या इधर है CD तो यहाँ भी होना चाहिए CD, तब हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ज़रा ध्यान देने वाली बात क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए अब ये रिलेशन इस कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए, है ना। देखिएगा ज़रा, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि फर्स्ट को लास्ट के साथ ऐड कर रहा है और बीच वाला ऐड कर रहा है। देखिए इस तरीके से, यानी ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रहा है तो हम न रिफ्लेक्सिव निकाल पाएंगे, न सिमेट्रिक, न ट्रांजिटिव। चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए करेंगे क्या कि R के आजू बाजू सेम सेम रहना चाहिए। ये तो हम लिख लिए भाई रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन जब आप इसको लिखे हैं तो ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए। ये कंडीशन जब वेरीफाई नहीं होगा तो गलत हो गया ना। चलिए कंडीशन वेरीफाई कैसे करेंगे, अब ज़रा देखिए। ज़रा हम क्या बोले, फर्स्ट को लास्ट से ऐड करना है, ऐड कर लिए, अब बीच वाले को ऐड करना है, ऐड कर लिए। देखिए तो इक्वल आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कंडीशन, AB रिलेटेड टू CD, लिख दिया है कंडीशन। रिफ्लेक्सिव के लिए करते क्या है कि R जहाँ लिखते हैं उसके आजू बाजू इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल ले लिए। अब ये कंडीशन पर वेरीफाई करिए। ये कंडीशन कह रहा है कि इसके हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट को लास्ट से बीच वाले को ऐड किया है, तो फर्स्ट लास्ट ऐड करिए, बीच वाला ऐड कर, देखिए A प्लस B प्लस A बराबर ही होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। मान लीजिए CD यहाँ ले लिया है तो दोनों तरफ CD ले लेंगे, यहाँ भी लेंगे CD। चेक करिए भाई, C प्लस D, बीच वाला चेक करिए D प्लस, देखिए C प्लस D प्लस C बराबर ही होगा ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए सेकंड में आते हैं, सिमेट्रिक चेक करेंगे। अब बताइए कि सिमेट्रिक कहता क्या है। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि इफ़ अगर A रिलेटेड टू B है तो विच इम्प्लाइज डैट B रिलेटेड टू A हमको मिलना चाहिए। चलिए देखेंगे ज़रा। अब ये तो कॉन्सेप्ट होता है, वो हम बताएं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, अब देखिए R के आजू बाजू, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, हम यही ले लेते हैं, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट लेंगे तो AB ले लिए और CD लिए। ये कंडीशन क्या है, A प्लस D B प्लस C। चलिए ये तो हमारा गिवन कंडीशन, ये हमारा गिवन कंडीशन है, ठीक है। विच इम्प्लाइज डैट, अब हम क्या किए यहाँ पर, A इधर B इधर, अब इसको उल्टा लिखे हैं, A उस तरफ B इस तरफ, उल्टा लिखे, अपोजिट, तो इसका भी अपोजिट लिखिए कि CD R AB, उल्टा लिख लिए। अब देखिए कि क्या इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ध्यान देना है ज़रा। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर फर्स्ट को लास्ट से किए C प्लस B, बीच वाला किए D प्लस C। देखिए तो ज़रा, A प्लस D बराबर B प्लस C प्लस C बराबर आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि यह सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। अब देखिए, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में।
यहाँ तक अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। वैसे मेरा वीडियो पता नहीं बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, हमको नहीं पता है। कमेंट तो नहीं ही आता है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है। किसी वीडियोज़ पर बच्चे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, मेहनत की सराहना भी करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो हम तो मेहनत अपनी तरफ से जारी ही रखेंगे, करते ही रहेंगे, बाकी आप पर छोड़ देते हैं कि आप कितना रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता क्या है पहले उसको देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ये दोनों हमारा गिवन कंडीशन होगा, ठीक है। देन विच इम्प्लाई दैट ए रिलेटेड टू सी, ये हमको ढूंढना है। तो अगर ये मिल गया तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव होगा, बट वो तो कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, चलिए ए और बी दोनों डिफरेंट है, तो जो क्वेश्चन में लिया वो ले लीजिए कि इफ़ ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है। एंड चलिए अब यहाँ लिए सी डी, तो अब बी के बाद सी लेना है, तो ये तो सेम आएगा बट डिफरेंट लेना है, तो हम ले लिए ई एफ, ठीक है, ई एफ। तो मिलना क्या चाहिए, अब आप बताइए मिलना क्या चाहिए? तो हमको मिलना चाहिए, ये चीज़ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई? तो ए बी बी सी, तो ए सी मिलना चाहिए, मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये हमको मिलना चाहिए। यानी हमको क्या मिल जाएगा, ये कंडीशन। अब यहाँ से कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा भाई कि ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, अगर ये मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अगर मिलता है तब कहेंगे ट्रांजिटिव है। ये तो हम अभी कंडीशन लिखें, ये हमको लाना है, ठीक है ना, ये हम लोगों को ले करके आना है, ठीक है। चलिए अब हम ज़रा चेक करते हैं। चलिए इससे कंडीशन क्या बनेगा, इससे कंडीशन क्या बनेगा भाई? तो फर्स्ट लास्ट क्या है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। चलिए इससे कंडीशन क्या बनेगा, सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई, इक्वेशन नंबर 2। ये जो रिलेशन आया है उसमें कहीं सी और डी नहीं है, इसमें कहीं सी और डी नहीं है। इसका मतलब यही बीचे वाला ना गायब करना है, सी डी। ए बी बी सी में बी नहीं है, ए सी चाहिए, बी हटाना है, मैंने सी डी नहीं चाहिए। तो सी डी देखिए अब करेंगे क्या, हम ज़रा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लिख सकते हैं सी माइनस डी, यानी पहले इक्वेशन से ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी लिख सकते हैं पहले वाले से। यहाँ से सी माइनस डी दूसरे वाले से क्या लिखेंगे, एफ, ये ई माइनस एफ इक्वल टू सी माइनस डी, ये दूसरे इक्वेशन से। देखिए डी इधर आया, एफ उधर चला गया, ई माइनस एफ सी माइनस डी। अब इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का आर एच एस इक्वल है तो ये एल एच एस बराबर हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी बराबर ई माइनस एफ। क्या मिलेगा, ए प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस बी। अब ज़रा देखिए तो ये चीज़ आया कि नहीं आया, ए प्लस एफ और बी प्लस ई। इसका मतलब है कि जब हमने ये रिलेशन बनाया और जब ये हमको आ जाता तो हम कहते कि ए बी ई एफ का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। क्लियर है? तो जो रिलेशन बनाया और जो कंडीशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं करेगा सेटिस्फाई, मतलब वो कहीं ना कहीं गलत बन रहा है। गलत क्या है, मतलब वो रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन नहीं बना पा रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास पूछा 2-5 का। अब बताइए 2-5 मेरे पास है, ठीक है, इसका हमको इक्विवेलेंस क्लास बनाना है।
अब ये जो रिलेशन 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू 1 9 तक, 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 9 तक। अब बताइए 2 5 है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहले 1 से शुरू करते हैं, यहाँ 1 लिए तो 5 और 1 6 हो गया। हम अभी क्या बोले कि बीच वाला इक्वल होगा, अब फर्स्ट और लास्ट बराबर होगा, सम। तो हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 5 और 1 6 आया, तो 2 के साथ क्या यहाँ लिखें कि 6 आ जाए, तो हमको यहाँ 4 लिखेंगे, बन गया। यानी एक इक्विवेलेंस क्लास ये बना, है ना, कि 5 1 6 आया तो 2 4 6 आएगा। अब यहाँ 2 लगते हैं, 2 तो और 1 के साथ कुछ नहीं होगा, 1 4 है, 1 5, 1 के साथ अपने 2 ले लेते हैं, तो 5 और 2 7 हो गया, तो 2 के साथ 5 बनेगा तो 7 आ जाएगा। अब 3 ले लेंगे, 5 और 3 8, तो 2 के साथ क्या लें 6 8 आ जाएगा। 4 ले लेंगे, 5 और 4 9, 2 के साथ क्या लेंगे 7 9 आ जाएगा। समझ रहे हैं, दिस रिलेटेड टू दिस, कब, जब 5 1 6 और 4 और 2 6, देखिए इस कंडीशन को। फिर इसके साथ बना रहे हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 7, वेरीफाई करा 3, 5 3 8, 2 6 8, 5 4 9, 2 7 9। अब यहाँ लिए 5 5 5 10, तो 2 के साथ बनेगा 8। देखिए मैक्सिमम 9 तक ही जाएगा। चलिए 6 लिए, 6 और 5 11, तो 2 के साथ क्या मिला 9। अब मान लीजिए 7 ले लिए, मान लीजिए 7 ले लिए, क्योंकि इनिशियल जो है वो, जो इनिशियल भी 9 है, मैक्सिमम भी 9 है। शुरुआत 1 से हुआ है, अब मैक्सिमम 9 तक गया है, तो शुरुआत 1 से 9 तक गया है, तो 1 से चेक करते करते 7 पर पहुँचे। 9 तक जा सकता है, बट मैक्सिमम भी 9 तक जाएगा। 7 आया, 7 और 5 12, तो 2 के साथ जो 12 बनाएगा वो 10। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या 10 बनेगा? यह मैक्सिमम 9 तक ही गया है, इसका मतलब ये इसमें काउंट नहीं होगा, इसका आंसर यहीं तक रह जाएगा। मतलब इसका जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ये पूरा का पूरा है। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछता है, इसको अच्छे से 2 बार 4 बार देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लिखे हुए हैं, इसे डायरेक्ट सवाल पूछ देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछता है, कह रहा है कि किसी सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, और सेट B में n एलिमेंट्स है। क्लियर है? ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछेगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर पूछ दिया तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर निकल गया, या इसको नंबर ऑफ, ये नोट, इसको नंबर ऑफ सबसेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर पूछेगा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकल जाएगा। रिलेशंस अगर पूछेगा, नंबर ऑफ रिलेशन, तो यही जो ऑर्डर्ड पेयर जो मल्टीप्लाई की ना 2 की पावर में चला जाएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन या नंबर ऑफ सबसेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दिए हम कि किसी सेट में 2 एलिमेंट और इसमें 3 एलिमेंट, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, 3 2 जा 6, और नंबर ऑफ सबसेट क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 बन गया। ठीक है, चलिए 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, NPM, यानी NPM, ये फार्मूला कब लगेगा, जब n बड़ा होगा, यानी कोडोमेन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। अगर कोडोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट छोटा है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप बताइए कि 1 1 का मतलब हो गया। अब आप खुद सोचिए ना भाई, कि ये हम कह रहे हैं 1 1 माने एक इनपुट एक आउटपुट, यहाँ है 3 और यहाँ है 2, 1 का 2 2 का 3, तो ये कहाँ गया बेचारा, ये तो छूट गया, मतलब फंक्शन तो बना ही नहीं। और अगर एक मिल गया तो बन गया फंक्शन। अगर इसमें फिर, अगर इसमें मान लीजिए कि हम एक बढ़ा दिए,
ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बढ़ा दिए तो फिर 1 1 हो गया, माने इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, समझ आया। तो बड़ा होना चाहिए का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि ये 3 इससे ना हो के इससे हो जाता है, 2 इससे ना हो के इससे हो जाता है, ये तो पूरा यूज होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना। मान लीजिए 4 ही नहीं रहता तो ये बढ़ ज़्यादा है तो इससे ना अटैच हो के इससे अटैच हो जाता है। यहाँ अगर एक एलिमेंट छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोडोमेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं छूटना चाहिए, तभी ये 1 1 कहलाया। मतलब ये एलिमेंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी हम 1 1 बता पाएंगे। इसका मतलब है कि NPM जो परमुटेशन फार्मूला NPR पढ़ते हैं तो ये फार्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ फंक्शन अगर बोलेगा तो n की, देखिए A to B बोला तो जो लास्ट में आता है ना वो बेस में चला जाएगा, यानी B में n एलिमेंट है तो बेस में चला गया, ये पावर में चला जाएगा, एकदम गुड़कनिया मार करके ऊपर पहुंच जाएगा। मैंने ऐसे देखिए कि A to B है, A to B है तो इसमें n एलिमेंट है, इसमें m है, A गुड़कनिया मार के यहाँ पहुँच गया, A ऐसे यहाँ m आ गया, तो नंबर ऑफ फंक्शन बन गया, है ना, गुड़क इस तरीके से, क्लियर है। चलिए, नंबर ऑफ ऑन टू में देखिए, ऑन टू में ना 2 केस है। अब ऑन टू भी क्या है भाई कि अगर n बराबर 2 है, मतलब कि जो कोडोमेन में 2 ही एलिमेंट हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर है, इसमें भी 3 एलिमेंट इसमें भी 3 एलिमेंट, तो n फैक्टोरियल सिंपली लिख लेना है, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नहीं है। अब हम आते हैं लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है इसको ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, इसका हम फोटो ले रहे हैं। चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। इसमें एक आपको टेक्निक बताएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन में कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करें। मान लीजिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी सेट में 3 एलिमेंट है, हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा। देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से, चूँकि 3 एलिमेंट है तो 3rd रो पर हमको पहुँचना है, 1 से स्टार्ट की, चूँकि 1 है तो यहाँ भी ये 1 आएगा। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो पहले रो में 1 ही एलिमेंट होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5 में, जो लास्ट में मिलेगा उतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। मतलब ये किसके लिए है भाई? n = 1 के लिए है। यानी किसी सेट में यहाँ n है 3, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो n किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट है तो n किसको बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ज़रा ध्यान देना है, n बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो n अगर 1 है तो 1 लिखे, n अगर 2 है यानी 2 एलिमेंट है तो लास्ट में कितना? 2 आया तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ 2 पर एंड किया है तो 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। 2 पर एंड किया तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अगला कैसे लिखेंगे भाई? तो इसको जोड़ करके लिखेंगे, 2 और 1 3। फिर नेक्स्ट कैसे लिखना है? तो इसको जोड़ना है, 3 और 2 5, क्योंकि चूँकि ये 3rd रो है तो 3 एलिमेंट आना चाहिए, तो लास्ट में आया 5। यानी n अगर 3 है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया 5, ठीक है। n 4 में जाइए, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो शुरू कहाँ से करेगा? 5 से। 5 और 2 क्या हो गया? 7, 7 और 3 क्या हो गया? 10, 10 और 5 क्या हो गया? 15। तो ये मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। यानी जो ये लास्ट में जो आ रहा है ना, ये सब किसको बता रहा है?
मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को, ठीक है। इसको बेल्स फार्मूला बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेल्स फार्मूला, है ना। यही टेक्निक यूज करना है आप लोग को। 3 या 4 से ज़्यादा पूछता भी नहीं है, कभी 2 एलिमेंट लिख के पूछ देगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम बताइए, 3 लिख के पूछ देगा, 4 लिख के पूछ देगा, इस तरीके से बता देना है, ठीक है। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता, जो लास्ट में है उससे शुरुआत करेंगे और इसको जोड़ करके नेक्स्ट लिखना है, जोड़ते चले जाना है बस, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे, लास्ट में आया पहले लिखना है यहाँ ऐसे इस तरीके से, फिर इसको जोड़ करके नेक्स्ट, इसको जोड़ेंगे नेक्स्ट, इसको जोड़ेंगे नेक्स्ट, और फिर यहाँ से 15 शुरू हो जाएगा। आगे लिखना चाहते हैं 15 5 20, 20 7 27, 27 10 37, और 37 और 15 हो गया 52। तो ये हो गया n = 5 के लिए, ठीक है। ये ठीक है, यानी 5 एलिमेंट अगर होगा तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन 52 होगा। चलिए हो गया तो